गुड इवनिंग। वेलकम टू यूपीएससी वाला। यूपीएससी वाला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम वरुण है और डेली करंट अफेयर्स में आप सभी छात्रों का तहे दिल से हृदय तल से स्वागत है। आज है 30 मार्च 2023 और 30 मार्च 2023 के डेली करंट अफेयर्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जहां तक बात है इस बैच के पीडीएफ की, तो इस बैच का जो पीडीएफ है वो आपको सफल बैच में मिल जाएगा। पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पर जब आप जाएंगे वहां पर सफल बैच में आपको यूपीएससी कैटेगरी के सफल बैच में इस बैच का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो क्लासेस आप वहां से एक्सेस भी कर सकते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ भी वहां से आप ले सकते हैं। रोज संध्या 6 बजे यह क्लास चलती है और आज कुछ परेशानियों के कारण कुछ दिक्कत है, जिसके कारण क्लास जो है वो थोड़ा सा इसको मैं रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले मैं जो हूं आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर बात कर रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे न्यूज़ हैं जो आज हमको पढ़ना है। सबसे पहला न्यूज़ जो परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वह है रूस बेलारूस गठजोड़। तो रूस बेलारूस गठजोड़ जो न्यूज़ है या फिर रूस बेलारूस नेक्सस जिसको आप समझ सकते हैं, यह न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रसिया यूक्रेन के संदर्भ में आप इसको समझ सकते हैं। रसिया यूक्रेन वॉर के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध जीएस पेपर 2 में इस से संबंधित चीज़ों को आप समझ सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के मैप्स को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो जीएस पेपर 2 में यह जो न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन या अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ता है। दूसरा है भारत की सौर फोटो वोल्टिक अपशिष्ट समस्या, यानी जो फोटोवोल्टाइक होती है, फोटोवोल्टिक जो पीवी आप सुने होंगे, सोलर पीवी, तो उसकी जो वेस्टेज है उससे संबंधित समस्या है। इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। अब देखिए, ये जो अपशिष्ट समस्या है इसको आप जीएस पेपर 3 में भी कर सकते हैं क्योंकि इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। आपने 2 दिन पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भैया जो बहुत सारा वेस्टेज है, जैसे प्लास्टिक वेस्ट के बारे में हमने पढ़ा कि प्लास्टिक वेस्ट जो है वो डिग्रेड होता नहीं है और डिग्रेड नहीं होने के कारण पर्यावरण, मृदा, इन सबको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। अब हमने उस दिन प्लास्टिक वेस्ट के समस्या के बारे में देखा था कि क्या उसका निदान हो सकता है। हमने सर्कुलर इकोनॉमी पर बात करी थी। हमने देखा कि प्रोड्यूसर जो उसका उत्पादन करता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक उसी प्रकार से हम आज सोलर पीवी से संबंधित कुछ बातों को देखने का प्रयास करेंगे, उसके वेस्टेज से संबंधित। तीसरा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। यहाँ पर सरकार जो है वो प्रोजेक्ट बनाना चाहती है, काफ़ी निर्माण कार्य करना चाहती है। उससे क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं, कौन कौन सी बातें हैं, इसको यहाँ से समझने का प्रयास जो है हम करेंगे। और चौथा है यूपीआई पेमेंट्स, जीएस पेपर 3 से जुड़ता है। और यूपीआई पेमेंट्स और ग्रेट निकोबार भी जीएस पेपर 3 से जुड़ता है क्योंकि पर्यावरण और यहाँ पर जो जनजातियां हैं उनको भी थोड़ी सी समस्याएं हैं, उन सभी पर बात करेंगे। यूपीआई पेमेंट्स को लेकर कल से काफी घमासान मचा हुआ है कि अरे भैया हो क्या गया। अलग अलग न्यूज़पेपर अलग अलग ढंग के बातों को कह रहे हैं। कोई कहता है यूपीआई ट्रांजैक्शन अब आप करेंगे तो 1.1% आपको चार्ज लगेगा 2000 से ऊपर, यानी अगर आप 2000 से ऊपर करेंगे ट्रांजैक्शन तो हो सकता है कि आपको 2000 का 1.1% आपको पे करना पड़े। तो यह बातें लगातार न्यूज में आ रही थी, लगातार जो है इस बात पर चर्चाएं चल रही हैं कि अरे भाई अब हमें कैश पे आना पड़ेगा, ये वो। इसके बारे में यहां पर बात करेंगे कि एक्चुअल न्यूज क्या है और संबंधित जो भी यहां पर जो भी बॉडी है उसके बारे में यहां पर बात करेंगे। तो ये हमारा 4 न्यूज है जो परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले न्यूज पर चलते हैं। सबसे पहला न्यूज है रसिया बेलारूस नेक्सस। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको जो है यहां पर एक चीज दिखाना चाहूंगा, वो है यहां पर जो बेलारूस का मैप है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बेलारूस रसिया तो बिल्कुल देखिए पड़ोस में ही है। यहां पर देखिए, यहां देख रहे हैं ये है रसिया और यहां देख रहे हैं आप ये है बेलारूस। ठीक है, तो बिल्कुल पड़ोस में ही है। ठीक है, इधर आपको लातविया, लिथुआनिया ये सब दिख रहा है जो कि जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। अभी सबसे पहले देखो, यहां है रसिया, यहां है बेलारूस। तो हुआ क्या है, रसिया ने हाल में ही यह घोषणा की है कि बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार, जिसको आप कहते हैं टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, सामरिक परमाणु हथियार, रसिया जो है
वह सामरिक परमाणु हथियारों की तैनाती कहां करने जा रहा है? बेलारूस में करने जा रहा है। ठीक है, अब देखिए रसिया ने यह स्टेप क्यों लिया है, इस पर तो हम आगे आएंगे। सबसे पहले यहां पर एक शब्द है जिसको आपको समझना पड़ेगा, वो है कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते क्या हैं। तो देखो कोई कोई आपने सुना होगा, कोई कोई न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसमें बहुत दूर तक मार करने की क्षमता होती है, लेकिन जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होता है, इस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स में बहुत ज्यादा दूर नहीं, बिल्कुल आप कह सकते हैं एक तरह से छोटा परमाणु हथियार है। ठीक है, जो एक युद्ध के मैदान में या फिर सीमित हमलों में एक लिमिटेड टाइप की चीज है। तो स्मॉल आप कह सकते हैं कि इसका प्रयोग कहां हो सकता है? इस प्रकार के हथियारों का प्रयोग जो है वह युद्ध के मैदान में, जो नॉर्मल जो वॉर होता है उस समय में, या फिर सीमित हमलों के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और इसको आप समझ सकते हैं एक तरह से छोटा परमाणु हथियार। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हो गया जिसमें आप छोटे दूरी तक में अगर मार करने के लिए, एक छोटे से मैदान में अगर लड़ाई का मैदान है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, सीमित हमलों में इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब लिमिटेड स्ट्राइक में ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो रसिया ने बेलारूस में इसी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को तैनात करने की बात कही है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हम इस न्यूज को पढ़ेंगे और इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा अगर मैं संदर्भ आपको बताऊं तो रसिया ने हाल ही में घोषणा की है कि वह बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियारों को तैनात करने की योजना बना रहा है। और जैसा मैंने आपको सामरिक परमाणु हथियार के बारे में ऑलरेडी बता दिया कि यह छोटे हथियार है, युद्ध के मैदान में प्रयोग किए जाते हैं, लिमिटेड यानी सीमित हमलों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये चीजें क्यों ली गई, ये अनाउंसमेंट क्यों किया गया, तो इसमें सबसे मेजर जो कारण है कि जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम ने जो यूक्रेन है उसको क्या बोला है, उसको जो है आप देखिए यहां पर स्पष्ट तौर पर न्यूज में भी लिखा है कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का डिसीजन टू सप्लाई आर्मर पियर्सिंग राउंड्स कंटेनिंग डिप्लेटेड यूरेनियम टू यूक्रेन। ठीक है, यानी यूक्रेन को घटिया यूरेनियम युक्त आर्मर पियर्सिंग राउंड्स की आपूर्ति करने का यूके का निर्णय। तो यूके ने सोचा कि भैया इनको जो है, इनको क्या करना है, इनको भी हम, मतलब यूक्रेन को भी कुछ हम इस प्रकार की सप्लाई कर दें, यूक्रेन को भी हम यूरेनियम की या फिर डिप्लेटेड यूरेनियम की सप्लाई कर दें। ठीक है, अब आपके मन में यह होगा कि जो डिप्लेटेड यूरेनियम है वो किस चीज में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक तरह से आप देखिएगा तो गोला बारूद जो टैंक है उसकी क्षमता को विकसित कर सकता है। तो अब सोचिए कि यूक्रेन को अगर यूके मदद करने का प्रयास कर रहा है तो ऑब्वियसली रसिया जो है उसके लिए स्टेप उठाएगा, और रसिया ने इसी प्रकार जो है इसी को ध्यान में रखते हुए यह स्टेप उठाया है। ठीक है, अब देखो यहां पर स्पष्ट तौर पर समझना है, यहां पर स्पष्ट तौर पर यह बात है कि यूके का जो डिसीजन है कि हम डिप्लेटेड यूरेनियम यूक्रेन को देंगे, उसी संदर्भ में यह रसिया ने यह डिसीजन लिया है। ठीक है, उसके बाद रसिया ने यह कहा है कि यह किसी भी तरीके के ट्रीटी को वायलेट नहीं करता है, कोई भी अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी को यह वायलेट नहीं करता है, क्योंकि इसमें जिन हथियारों को वहां पर तैनात करने की बात है वह टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को जो कि तैनाती की बात हो रही है बेलारूस में, तो उस कारण से यह किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को वायलेट नहीं करता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। रसिया यह भी कह रहा है कि जैसे यूएस जो है अपने एलाइज यानी अपने जो मित्र देश हैं, अपने सहयोगियों के क्षेत्र में अपने परमाणु हथियार को रखता है, तो ठीक उसी प्रकार से हम भी रख रहे हैं, यूएस करता है हम भी कर रहे हैं। बेलारूस का हालांकि उस पर कोई अधिकार नहीं होगा, उस पर रसिया का ही अधिकार होगा उस न्यूक्लियर वेपन पे। जैसा यूएस जब एलाइज कंट्रीज के पास रखता है, अपने मित्र देशों के पास, तो यूएस का उस हथियार पर अधिकार होता है, तो उसी प्रकार से रसिया का अधिकार होगा। तो क्यों परेशान हो रहे हो भाई, एक तो यूके जो है तुम यूक्रेन का मदद कर रहे हो, दूसरा रसिया जो है यह भी क्लेम कर रहा है कि हम इंटरनेशनल ट्रीटी को वायलेट नहीं कर रहे, यूएस ऑलरेडी ये करता आता है तो मैं भी वही कर रहा हूं, तो इसमें कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ नया कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर थोड़ा सा समझना है, तो दो बातों को तो हम समझ गए। तो एक जो है वह मैंने आपको बता दिया कि किसी भी तरीके से संधि का वायलेशन नहीं हो रहा है, यूएस करता है तो मैं भी करूंगा, ऐसा क्या दिक्कत है। ठीक है, जैसे यूएस का जो न्यूक्लियर वेपन है वो कहाँ स्टेशन्ड है, तो बेल्जियम में है, जर्मनी में है, इटली में है, नीदरलैंड में है, तुर्की में, तो भैया मैं भी रख लिया, क्या ही आपका जो है
दिक्कत आ गई, जब यूएस रख सकता है तो हम नहीं रख सकते। लेकिन यहां पर एक आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, चलो कि भैया मुझे यह समझ में आ गया कि रसिया टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को बेलारूस में रख रहा है, पहला बात। दूसरा, मुझे यह समझ गया कि ये रखना क्यों चाह रहा है। यूके ने यूक्रेन को जो मदद की, साथ ही साथ यूएस ऑलरेडी रखता है और यह कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी का वायलेशन नहीं है। लेकिन आपके मन में यह सवाल होगा कि वाई बेलारूस, क्यों है बेलारूस। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहां पर समझेंगे, उससे आपको समझ जाएगा कि बेलारूस ही क्यों है। ठीक है, तो देखिए जो बेलारूस है, जो मैं आपको मैप में दिखा रहा था, यहां पर थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए कि बेलारूस जो है किसके किसके साथ जो है वह सीमा को साझा करता है। तो लिथुआनिया आपको दिख रहा है, लाटविया आपको दिख रहा है और साथ ही साथ पोलैंड आपको दिख रहा है, यहां दिख रहा है। अब ये जो है ये कौन से कंट्री हैं, ये जो है नाटो मेंबर्स हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स हैं। तो इनको काउंटर करने के लिए भाई, अब जब नाटो मेंबर्स के पास ही बेलारूस है, इनसे सीमा साझा करता है, अब यहां पर अगर न्यूक्लियर वेपन की तैनाती रहेगी तो आप समझ ही सकते हैं कि नाटो मेंबर्स जो है उनमें भय का माहौल ऑटोमेटिकली छा जाएगा। तो एक तरह से जो है भय पैदा करने के लिए आप कह सकते हैं कि रसिया जो है बेलारूस में इसकी तैनाती कर रहा है। दूसरा, ठीक है, दूसरा जो है वो देख सकते हैं कि बेलारूस की जो पोजीशन है वो काफी स्ट्रेटेजिक है। रसिया यूक्रेन के संदर्भ में देखिएगा तो काफी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। ठीक है, और रसिया यूक्रेन के बीच में काफी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इसका। साथ ही साथ रसिया और पोलैंड के बीच में भी, जो कि एक नाटो मेंबर है, इसका काफी जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो बेलारूस को काफी महत्वपूर्ण बना देता है रसियन कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तीसरा एक महत्वपूर्ण बात है यहां पर, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मैं थोड़ा सा हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में अगर जाता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रसिया जो है, जो बेलारूस है, वह पहले किसका भाग था, तो यूएसएसआर का ही भाग था। तो जैसे कजाकिस्तान और यूक्रेन ने न्यूक्लियर वेपन रसिया को दे दिए थे, वैसे ही आप देखिएगा तो बेलारूस ने भी रसिया के साथ काफी महत्वपूर्ण मिलिट्री और काफी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल टाइज रसिया के साथ किए हैं। तो बेलारूस ने काफी अच्छे संबंध बनाए रसिया के साथ। ठीक है, किसके मामले में, तो मिलिट्री के मामले में, साथ ही साथ पॉलिटिकल टाइज जो है वो डेवलप किया। और साथ ही साथ जैसा कजाकिस्तान और यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को रसिया को सौंप दिया था, तो ठीक उसी प्रकार से बेलारूस ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इनको सौंप दिया था। ठीक है, यहां पर जो है आप देखिएगा थोड़ा सा जो संबंध है रसिया और बेलारूस के लोगों के बीच में, वह भी काफी अच्छा है, क्योंकि बेलारूस में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रसियन बोलते हैं, यानी रसियन स्पीकिंग पर्सन्स जो है वह काफी ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा यह भी समझ सकते हैं कि रसिया ने वहां की सरकार का भी समर्थन किया था। अभी हाल में ही आपने सुना होगा कि बेलारूस में जो है वह सरकार विरोधी आंदोलन हो रहा था वहां के जनता के द्वारा, तो उस जनता का समर्थन पश्चिमी देशों ने किया। ठीक है, लेकिन सरकार का समर्थन जो है वह रसिया ने कर दिया, जिसके कारण वहां की जो सरकार है, ऑब्वियसली जब ऐसी बात है तो वहां की जो सरकार है वह रसिया का ही समर्थन करेगी। तो ऐसी कुछ कुछ बातें हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है रसिया का मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो है वह बेलारूस में है। ठीक है, तो एक तरह से तो सोवियत संघ से जुड़ाव है तो वो है ही। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ये संबंध है बेलारूस और रसिया के बीच में, यह काफी महत्वपूर्ण संबंध है पहले से ही। और साथ ही साथ बेलारूस की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बेलारूस का इंपॉर्टेंस रसिया के लिए काफी ज्यादा है, और उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को ही ध्यान में रखते हुए स्पेशली, और जो संबंध है दोनों देशों के बीच इसको ध्यान में रखते हुए ही यहीं पर क्या किया गया है, तो यहीं पर आप देखेंगे तो हथियारों की तैनाती कर दी गई है। ठीक है, तो यहां पर आपको चीजें क्लियर हो गई। तो इस न्यूज में मैंने आपको 3-4 बातें बताई। सबसे पहला बताया कि भाई बेलारूस में रसिया जो है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती कर रहा है। आपके मन में सवाल आएगा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स क्या है, तो आप इसको छोटे न्यूक्लियर वेपन्स की तरह से समझ सकते हो, जो जंग के मैदान में, युद्ध के मैदान में या फिर सीमित हमलों के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है।
दो बातें हो गई। तीसरी बातें हो गई कि बेलारूस को ही क्यों सेलेक्ट किया गया है, और चौथी बात यह भी है कि क्यों तैनाती की है। तो तैनाती इसलिए की है क्योंकि यूके ने भी डिप्लीटेड यूरेनियम यूक्रेन को दे दिया है, उसका डिसीजन लिया है। साथ ही साथ इस प्रकार का जो एक्टिविटी है वह यूएस तो ऑलरेडी करता है। यूएस जो है अपने जो एलाइज कंट्री हैं वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स को स्टेशन किया हुआ है, तैनात किए हुए हैं। तो रसिया कर रहा है तो क्या दिक्कत है। तीसरी बात, रसिया यह भी क्लेम कर रहा है कि इससे कोई भी टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स रख रहे हैं तो इससे कोई भी हमारा इंटरनेशनल ट्रीटी वायलेट नहीं हो रहा है। चौथी बात कि बेलारूस को ही क्यों, तो एक महत्वपूर्ण बात इसलिए क्योंकि बेलारूस जो है वो नाटो मेंबर्स के साथ सीमा साझा करता है, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा, बेलारूस की जो लोकेशन है वो काफी स्ट्रेटेजिक है। बेलारूस रसिया और पोलैंड के बीच है और साथ ही साथ रसिया और यूक्रेन के बीच भी है। तो दो महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात कि बेलारूस के साथ रसिया का पॉलिटिकल और मिलिट्री टाइज काफी पुराना है। सोवियत संघ का ही आप सोवियत आपने देखा कि यह जो है सो एक तरह से मैंने आपको बताया कि यह एक सोवियत स्टेट ही है, और जिसने जैसा कजाकिस्तान और यूक्रेन ने अपना न्यूक्लियर वेपन्स रसिया को सौंप दिया था वैसे ही इसने भी अपना न्यूक्लियर वेपन्स रसिया को सौंप दिया है। ढेर सारे जो यहाँ के पॉपुलेशन है वह रसियन स्पीकिंग है। तो इन सब कारणों से ही बेलारूस को जो है स्ट्रेटेजिक कारणों से एक तरह से जो रिलेशन है अच्छे दोनों देशों के बीच, इस कारण से ही इन जो रसिया ने यहाँ पर तैनाती की है। तो इन महत्वपूर्ण बातों को याद रखिए, आपका काम वैसे भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक न्यूज तो आपका काफी अच्छे ढंग से क्लियर हो गया। दूसरा है इंडियाज सोलर पीवी वेस्ट प्रॉब्लम। तो सोलर पीवी, अब देखो पीवी का मतलब आप जानते हैं फोटोवोल्टाइक। तो अभी तक आपने देखा कि भैया प्लास्टिक वेस्ट का जो समस्या है बहुत ज्यादा, आप देखते होंगे दिल्ली वगैरह में तो सब बहुत रोड के पास जो है इतना वेस्ट आपको दिखाई पड़ेगा कि आप जो है आपको लगेगा कि पहाड़ टाइप का है। ठीक है, तो प्लास्टिक वेस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। हमने उस दिन आपको बताया था कि प्लास्टिक वेस्ट में भाई हम प्रोड्यूसर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि जो जो उसको प्रोड्यूस करता है, मान लो कि मेरे पास सामान डिलीवरी हुआ, अब मैंने प्लास्टिक को जो है वो डस्टबिन में डाल दिया, तो जो प्रोड्यूसर ने जिसको इसको प्रोड्यूस किया इस प्लास्टिक को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो प्लास्टिक को रिसाइकल कर सके। तो हमने यूज किया, उसके बाद यूज के बाद उसको रिसाइकल करना काफी जरूरी है। जैसे आप क्या करते हो, जैसे पेपर है, कागज है, उसका आप इस्तेमाल करते हो और उस कागज को इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है, आप उसको रद्दी में बेचते हो और उस बेचे हुए जो पेपर है उसका फिर अलग अलग प्रयोग होता है। बहुत बार आपने देखा होगा ठोंगा बन जाता है, बहुत बार आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के तौर पर उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, कैरी बैग के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो ये क्या है, हम लोग पेपर को क्या कर रहे हैं, रिसाइकल करने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर सोलर का जो फोटोवोल्टाइक वेस्ट है वह भी एक प्रॉब्लम बन रहा है। तो अब देखिए यहां पर कुछ आपको समझने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सोलर पीवी के क्षेत्र में जब इस प्रकार की समस्या आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारे यहां सोलर पीवी वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता होगा। तो कुछ आंकड़ों को देखते हैं जो सोलर पीवी वेस्ट से संबंधित हैं। कितने हैं, मतलब किस प्रकार का वेस्ट जनरेशन है, उसको थोड़ा सा समझते हैं तो और आपको जो है वो समझ में आएगा कि यह जो प्रॉब्लम है वह किस प्रकार का हो सकता है या किस प्रकार का है। ठीक है, तो देखो ग्लोबली अगर हम बात करें तो इंडिया हैज वर्ल्ड्स फोर्थ हाईएस्ट सोलर पीवी डिप्लॉयमेंट, यानी भारत जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा सौर पीवी यानी सोलर फोटोवोल्टाइक तैनाती वाला देश है। यानी पीवी जो डिप्लॉयड होते हैं सोलर फोटोवोल्टाइक वगैरह, वो सबसे ज्यादा चौथा सबसे बड़ा जो है वह भारत में होता है। ठीक है, तो यह एक आपको इससे भी समझ में आ रहा होगा कि जब इतना ज्यादा डिप्लॉयमेंट है तो इसका मतलब है कि वेस्टेज भी होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू अ 2016 रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, तो IREA के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया कुड जनरेट 50,000 to 3,25,000 ऑफ टन्स ऑफ पीवी वेस्ट बाई 2030 एंड मोर देन 4 मिलियन टन्स बाई 2050। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट क्या बताती है कि भारत 2030 तक 50,000 से लेकर 3,25,000 टन पीवी कचरा जनरेट कर सकता है। दूसरा यह बताती है कि 4 मिलियन टन जो है वह 2050 तक भारत जनरेट कर सकता है। तो आप सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ जो सोलर पीवी का जो डिप्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, इसके कारण सोलर पीवी वेस्ट भी हमारे यहाँ काफी बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। अब देखो जिस प्रकार से
जो इस प्रकार का पैनल लगातार डिप्लॉय किया जा रहा है, सोलर पीवी पैनल, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भैया 20-25 सालों में हम सोलर पीवी का जो कचरा है वह भारी मात्रा में प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 20-25 सालों में सोलर पीवी वेस्ट जो है वो काफी भारी मात्रा में उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यह जरूरी हो जाता है, कुछ बातों को समझना पड़ेगा यहां पर। देखिए, जरूरी हो जाता है कि भाई इसके वेस्ट को हम कैसे वेल्थ में कन्वर्ट करें, एक तो यह भी सवाल है। दूसरा, इसका जो वेस्ट निकल रहा है इसको कैसे रिसाइकल किया जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जानो, देखो यहां पर क्या है, लोगों के मन में एक जागरूकता भी पैदा करनी पड़ेगी। अब मान लो जो भी बेकार सोलर पैनल है, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल वगैरह है, वो क्या होता है, मान लो आपने डस्टबिन में डाल दिया। अब डस्टबिन में डाल दिया, वो डस्टबिन में लेकर के चला गया। अब जो भी जिसने भी जो भी कचरा लिया है उसको क्या करना पड़ता है भाई, जो कचरा है इलेक्ट्रॉनिक कचरा है उसको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कचरा में क्या है, वह हो सकता है बायोडिग्रेडेबल भी ना हो। वो हो सकता है कि अगर आपने उसको जला दिया नॉर्मल कचरे की तरह, तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण करेगा, बहुत ज्यादा मृदा को प्रदूषित करेगा। क्योंकि पीवी मॉड्यूल में कैडमियम, तांबा, सीसा, और अब कह सकते हैं आप एंटीमोनी, सेलेनियम, इन सब चीजें, ये सब चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों को आप जो है, ये सब काफी हैजार्डस वेस्ट है, काफी जहरीले हैं, काफी नुकसानदायक हैं। तो इसको तो सबसे पहले अलग करना पड़ेगा। तो देखिए, जो पहला स्टेप होगा कि आपको जागरूकता पैदा करना पड़ेगा। क्योंकि अभी क्या होता है, कचरा को लेकर गया, कचरा को रख दिया एक जगह पे, अलग नहीं किया, क्लासिफाई नहीं किया कि भैया प्लास्टिक कौन है, कौन कौन इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, कौन नॉर्मल कचरा है। अब ऐसा नहीं करने के कारण एक साथ सलाई लिया, माचिस से उसको जला दिया। अब जला दिया, अब उसमें सोचिए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है और उसमें प्लास्टिक है। ठीक है, अब उसके कारण इतना ज्यादा वायु में प्रदूषण हो गया या फिर मृदा में प्रदूषण हो गया, जो हमारे पर्यावरण की स्थिति को ही बिगाड़ दिया। ठीक है, तो हमको पर्यावरण को भी संरक्षित करना है, तो हमको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को सबसे पहले तो अलग करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो है वह काफी वेस्ट होता है, काफी जहरीला वेस्ट होता है। ठीक है, तो एक तो है जो इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा है कि भाई जो भी इस सेक्टर में रिसाइकलिंग करना चाहते हैं, उनको क्या करो, उनको इसमें जो है कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करो। उनको क्या करो, उनको निवेश के लिए, जैसे सरकार भी उनका हेल्प करे, सरकार भी उनको इंसेंटिवाइज करे, सरकार भी कुछ इसमें निवेश करे, सरकार प्राइवेट जो सेक्टर है उससे इस सेक्टर में निवेश करवाए, कि जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है उसको हम लोग काफी मजबूत कर लें। तो एक तो यह भी है। जो तीसरी बात है इसमें, कि मान लो कि मैंने एक कंपनी बनाई, रिसाइकिल करती है, वो सोलर फोटोवोल्टाइक जो या फिर इलेक्ट्रॉनिक कचड़ों का रिसाइकलिंग करती है। अब क्या है कि वो स्टार्टिंग के दिनों में पता चला मुझे कुछ घाटा हो गया। तो अब घाटा हो गया तो उसके नुकसान कौन करेगा, उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा। तो उसके लिए कुछ सरकार को कुछ सोचना चाहिए, कुछ इंसेंटिव दीजिए या फिर कुछ उनका इंश्योरेंस करिए कि भाई अगर आपका घाटा भी है तो सरकार आपके साथ खड़ी है। तो ये सब चीजें जब आप करेंगे तभी आप जो इस प्रकार का वेस्ट को आप वेल्थ में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर वेस्ट को आप रिसाइकल करना चाहते हैं, तो वह संभव हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से केंद्रीय बीमा या नियामक निकाय की स्थापना भी की जानी चाहिए, जो इन सब तरह की कंपनियों की बीमा कर दे कि भैया चलो नुकसान में हो तब भी हम तुम्हारे साथ हैं। तो यहां पर क्या समझने का आपने प्रयास किया, यहां पर आपने समझा, जो महत्वपूर्ण बात है मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूं कि क्या समझा है आपने। तो यहां पर जो आपने समझा कि भैया सोलर पीवी वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आएगी। हो सकता है आने वाले 20 वर्षों में, कुछ रिपोर्ट भी हमने देखा, हो सकता है आने वाले 20 वर्षों में बहुत ज्यादा सोलर जो पैनल का कचरा है वह भारत में उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए जो सबसे मैंने आपको कुछ उपाय बताए कि भैया हमें क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो हमने आपको बताया कि जागरूकता कार्यक्रम करिए, हमने आपको बताया कि भैया जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करिए, अलग अलग वेस्ट को कर दीजिए, फिर हमने आपको बताया कि निवेश को बढ़ावा दीजिए, फिर हमने आपको बताया कि सरकार भी इंसेंटिवाइज करे जो कंपनियां रिसाइकलिंग का काम करती है। तो इन सब के माध्यम से ही हम इस सोलर पीवी वेस्ट प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दूसरा आपका जो न्यूज है वो आपका खत्म हुआ।
तीसरा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट विल नॉट इविक्ट ट्राइब्स सेज सेंटर। अब थोड़ा सा देखिएगा, इस न्यूज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने राज्यसभा में एक बात कही, राज्यसभा को बताया कि केंद्र सरकार 72,000 करोड़ की एक परियोजना लेकर आ रही है। कहां पर? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर 72,000 करोड़ की यह परियोजना है। अब सोचिए, इतनी बड़ी जब परियोजना होगी तो ऑब्वियसली वहां पर जो है ढेर सारे पेड़ भी काटे जाएंगे। तो लगभग अनुमान है कि 8.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। ठीक है, वहां पर आपको पता है कि सदाबहार वन है, ग्रेट निकोबार द्वीप में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, तो उसको भी नुकसान पहुंचेगा। और साथ ही साथ वहां पर आदिवासी भी रहते हैं। तो इन्हीं सब के चलते जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एक जवाब दिया राज्यसभा में। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि केंद्र सरकार 72,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के लिए आदिवासियों के विस्थापन की अनुमति नहीं देगी। यानी आप आदिवासियों को इधर से उधर उनको रिलोकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी आदिवासियों के वहां पर जो भी ट्राइब्स हैं उनके हितों का काफी अच्छे ढंग से ध्यान रखा जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि इस प्रकार की परियोजना से आदिवासियों को ये हितों को नुकसान पहुंचेगा। स्पष्ट तौर पर जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने इस प्रकार की बातें कही हैं। ठीक है, तो वही न्यूज है, थोड़ा सा समझिएगा कि द यूनियन गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइब्स पीपल टू मेक वे फॉर द 72,000 करोड़ ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, द ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री टोल्ड द राज्यसभा। जो ये मैंने आपको बातें बताई, यही बात है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करते हैं, जिसको हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कहते हैं। पहला पॉइंट तो आप जान गए, 72,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना है। दूसरा, 30 वर्षों में इसको 3 चरणों में इस परियोजना को पूरा किया जाएगा। इसमें क्या क्या बनाने की बात है? इसमें बनाने की बात है भैया, हम एक पोर्ट बनाएंगे, हवाई अड्डा का निर्माण करेंगे, बिजली संयंत्र बनाएंगे, टाउनशिप, ग्रीनफील्ड टाउनशिप का निर्माण करेंगे इस 72,000 करोड़ की परियोजना में। अब देखो, इस परियोजना को क्रियान्वित किसके द्वारा किया जा रहा है, कौन इसको इंप्लीमेंट करेगा इस परियोजना को? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ANIIDCO, वही इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेगा, यानी लागू करेगा इस 72,000 करोड़ के प्रोग्राम को। इसमें पोर्ट बनाएंगे, हवाई अड्डा बनाएंगे, बिजली संयंत्र बनाएंगे, ग्रीनफील्ड टाउनशिप का भी निर्माण करेंगे। ठीक है, अब इस परियोजना से जो नुकसान होना था उसमें कहा जा रहा है, देखिए पेड़ वगैरह तो कटेगा, वहां पर जो वन है उसको तो नुकसान पहुंचेगा, लेकिन कहा जा रहा है, इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि भाई इसमें जो आदिवासी हैं उनके हितों का पूरे अच्छे ढंग से ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए राज्यसभा को क्या बताया है, वहां के मंत्रालय ने क्या बताया। तो देखो, परियोजना के लिए कुल 7.114 वर्ग किलोमीटर आदिवासी आरक्षित क्षेत्र का उपयोग किया जाएगा। तो इतने जो स्क्वायर किलोमीटर आदिवासी रिजर्व एरिया है, यानी ट्राइबल जो रिजर्व एरिया है, उसका प्रयोग किया जाएगा, ऐसा मंत्रालय कह रहा है। उसके अलावा मंत्रालय एक तरह से साफ यह कह रहा है, हालांकि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कहा कि आदिवासी आरक्षित क्षेत्र का उपयोग क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय जनजातियों के हितों के अधीन होगा। यानी जो प्रयोग आप कर रहे हैं इस परियोजना के अधीन 7.114 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का, तो ऐसा नहीं होगा कि हम इसका प्रयोग जो है वह आदिवासी जो वहां पर निवासी हैं उनके उनके हितों के विपरीत करेंगे, ऐसा नहीं है। उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ही हम जो है इस क्षेत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर विशेष रूप से कौन सी जनजाति रहती है, तो सोम्पेन जनजाति रहती है। तो विशेष रूप से सोम्पेन जनजाति है, उनके हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। जो भी इस परियोजना से नुकसान, मतलब इस परियोजना से हालांकि उनको कोई नुकसान नहीं होगा, कहा जा रहा है कि उनके हितों का ख्याल रखा जाएगा। 7.114 वर्ग किलोमीटर इलाका है, उस इलाके में ही जो है वो इलाका कैसा है, आदिवासी आरक्षित क्षेत्र है और उसका उपयोग किया जाएगा परियोजना के लिए। लेकिन हम उसमें सोम्पेन आदिवासी या फिर अन्य जो भी आदिवासी हैं उनके हितों का हम ख्याल रखेंगे। तो यह सोम्पेन आदिवासी समूह है, जनजाति है, यह PVTG जो आपको बताया था, पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उसके अंतर्गत इनको वर्गीकृत किया गया है। क्लियर है? तो इसी में कहा उन्होंने कि आदिवासियों को हम बिल्कुल विस्थापित नहीं होने देंगे।
ठीक है, इनको हम इनका जो इनके जो हम एरिया का प्रयोग कर रहे हैं उसमें इनको कहीं से भी प्रभावित नहीं किया जाएगा, प्रतिकूल इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाएगा, ऐसा जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है। क्लियर है? तो ये चीजें जो है इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया मिला जुला कर, या दिक्कत है? अब आइए, अब जो न्यूज है वो यूपीआई पेमेंट पर है। अब देखिए, कल से यूपीआई पेमेंट पर काफी बवाल मचा हुआ है, अलग अलग न्यूज़पेपर अलग अलग ढंग की बातें कह रहा है। हमको जब बताया गया, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, बोला भैया अब तो यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगेगा। मैंने बोला अरे यार, 2000 के ऊपर ट्रांजेक्शन करेंगे तो 1.1% जो है वो आपको देना होगा। मैंने बोला वाह यार, यानी 2000 पे 22 रुपए ना, 1.1% आई थिंक 22 रुपए ही होगा। हम बोले 22 रुपए देना पड़ेगा, 2022 रुपए? बोला हाँ भैया। तो हम बोले तो 10,000 पे उसका 5 गुना देना पड़ेगा, 110 रुपए देना पड़ेगा। तो बोलता है हाँ। तो मैं भी बड़ा परेशान, मैंने बोला यार ये तो सरकार डिजिटलीकरण की बात कर रही है, सरकार बोलती है कि भैया आप डिजिटल तरीके से पेमेंट करिए, और सरकार चार्ज पे चार्ज लगाते जा रही है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो काफी मंथन किया, लेकिन फिर जब न्यूज पढ़ा तो न्यूज में कुछ दूसरी बातें सामने आई। ठीक है, और उसके पहले जो है काफी मेमे, जो मेम्स बोलते हैं जिनको, वो बन गया था। मेमे ही बोलिए, मेमे 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 जो करता है वो मेम्स हर जगह तो घूमता ही रहता है। उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया नो कैश, मतलब अब जो है नो कैश नहीं, नो यूपीआई ओनली कैश। अब कैश को जो है फिर से ऐसा ऐसा जो फोटो आ रहा था कि जो मरे हुए जो मूवी का दृश्य है उसमें से व्यक्ति उठ गया है, तो उसी प्रकार से कैश मर गया था फिर से वापस आ गया। तो इस प्रकार के कुछ दृश्य जो है मेमे में मेम्स में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो वास्तविकता क्या है, क्या ऐसा था? तो इस पर एनपीसीआई, जिसको आप नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, एनपीसीआई, उसने क्लैरिफाई किया। अब क्लैरिफाई में क्या किया है? क्लैरिफाई में किया कि भाई 2000 रुपए से ऊपर के ट्रांजेक्शन्स पर आपसे 1.1% चार्ज तो लिया जाएगा, लेकिन किससे लिया जाएगा? तो जो भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई वॉलेट्स हैं उनके। अब जैसे देखो, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर स्पष्ट तौर पर समझना, भाषा से तो समझ में नहीं आएगा। देखो, जैसे मान लो कि फोन पे वॉलेट आप देखते हो, फोन पे वॉलेट है, फोन पे वॉलेट में अगर पैसा है, मान लो 2000 से ऊपर अगर कोई अमाउंट है, फॉर एन एग्जांपल 4000 अगर रुपए है फोन पे वॉलेट में, तो कस्टमर से हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। स्पष्ट तौर पर कह दिया एनपीसीआई ने कि हम कस्टमर से कोई चार्ज नहीं लेंगे। हम जो है, जो ये वॉलेट है, ये जो वॉलेट कंपनी है, इससे हम 1.1% चार्ज काटेंगे इसका, यानी 44 रुपए काटेंगे। किससे? तो फोन पे वॉलेट, यानी फोन पे से हम काटेंगे। पेटीएम वॉलेट, तो पहले जो वॉलेट होता था वो तो हम लोग अपने साथ लेकर चलते थे। अब ये वॉलेट कैसा है? डिजिटल वॉलेट है। तो सरकार कह रही है, या फिर बैंक जो आरबीआई एनपीसीआई कह रहा है कि भैया जो ये आप जो वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, इससे बैंकों को तो कोई फायदा नहीं है। आप बैंक में पैसा जमा करिए ना। जब बैंक से ही आप जाकर पेटीएम से आप अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है तो उसके लिए जरूरी थोड़ी है कि पेटीएम वॉलेट में ही पैसा होना चाहिए। वहां से आप जाएंगे तो आप बैंक के थ्रू भी पैसा भेज सकते हैं। तो फिर वॉलेट की क्या आवश्यकता है? वॉलेट की कोई आवश्यकता नहीं है, और वॉलेट से हमको कुछ फायदा होता नहीं है। तो जब हमको कोई फायदा नहीं होता और वॉलेट की कोई आवश्यकता भी नहीं है, तो फिर इसका अगर वॉलेट का प्रयोग करिएगा तो हमें कुछ चार्ज तो देना पड़ेगा। तो 0.1% लोग ही इस वॉलेट का प्रयोग हालांकि करते हैं। हम और आप तो, मैं भी यूजुअली जो है वो सीधा सीधी पेमेंट जो है वो अकाउंट से ही करता हूं। फोन पे के वॉलेट या फिर पेटीएम वॉलेट में पैसा नहीं रखता हूं, मैं भी नहीं रखता। बहुत रेयर टाइम पे कैसे कभी ऐसा हुआ होगा तो किसी ने भेज दिया तो रख लिया। तो अगर 2000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन हो रहा है, किसके थ्रू? तो पीपीआई वॉलेट, यूपीआई नहीं, पीपीआई वॉलेट के थ्रू अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है यूपीआई पर, ठीक है, पीपीआई वॉलेट के थ्रू अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करके अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो फिर 1.1% जो टैक्स है, मतलब आप कह सकते हैं चार्ज है, वह देना पड़ेगा। तो यह मर्चेंट ट्रांजैक्शंस है, ठीक है।
तो यह देना पड़ेगा और इसके लिए ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। भैया पेटीएम पैसा देगी 1.1%, फोन पे पैसा देगा, अमेजन पैसा देगा, ग्राहक इसके लिए पैसा नहीं देंगे। एक कंडीशन तो ये। दूसरा है कि मान लो कि मेरे वॉलेट में ये है, मैं कहीं शॉपिंग में गया, ये दुकानदार है मान लो, मैंने इसको वॉलेट के माध्यम से पेमेंट किया, ठीक है, इसके वॉलेट में मान लो पेमेंट आया, तो इसको देना पड़ेगा 1.1%। इस वॉलेट से, अगर इस वॉलेट में मैंने पेमेंट करा है तो इसको जो है 1.1% पे करना पड़ेगा। अगर 4,000 की शॉपिंग की है तो ये 1.1% पे करेगा। और ऑब्वियसली आपको पता है दुकानदार क्या करता है, दुकानदार बोलेगा भैया हम तो वॉलेट में लेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको 1.1% पे करना है। अगर आप 1.1% हमको दे देते हैं तब तो हम ले लेंगे। अगर आप हमको 4,000 की जगह 4,044 तब तो हम ले लेंगे, नहीं तो हम 4,000 तो नहीं लेंगे, क्योंकि भाई मेरा 1.1% टैक्स कट जाता है, मतलब चार्ज कट जाता है। तो आप तो चाहे नॉर्मल मुझे पेमेंट करो यूपीआई के थ्रू, अकाउंट्स के थ्रू, या फिर मुझे आप कैश पेमेंट कर दो, ठीक है। तो यहां पर एक बातें सामने आती है। तो अल्टीमेटली इसका जो मीनिंग है, ये कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब स्पष्ट तौर पर यही है कि हम प्रीपेड जो वॉलेट होते हैं या प्रीपेड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पीपीआई वॉलेट्स जिसको आप कहते हैं, उसका प्रयोग उसके प्रयोग को हम कम करवाना चाहते हैं। उसके प्रयोग को आरबीआई या फिर एनपीसीआई चाहती है कि भैया कम उसका प्रयोग हो, ठीक है। तो इस कारण से ही इस चीज में चार्ज की व्यवस्था कर दी गई है। तो यहां पर यूपीआई नॉर्मल ट्रांजैक्शंस में, जो अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें चार्ज नहीं कटेगा। पीपीआई वॉलेट से अगर लेन देन होता है तो उस समय चार्ज कटेगा, कंपनियों को चार्ज वह पे करना होगा, ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। स्पष्ट तौर पर समझ गए। अब यहां पर एक चीज आपने समझा एनपीसीआई के बारे में। तो एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई जो है ना, देखो बहुत दिन तक आपने देखा कि भैया हम डिजिटल पेमेंट्स में काफी पीछे थे, ठीक है, डिजिटल पेमेंट में हम काफी पीछे थे। तो यहां पर क्या हुआ कि डिजिटल पेमेंट में जब हम काफी पीछे थे तो हमने सोचा कि भाई हम डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा कैसे दें। जो हम ये रोज लेन देन करते हैं, पेमेंट्स, मान लो यहां से, मान लो हमने यहां से उसको पे कर दिया, तो वो जो पेमेंट है, रिटेल पेमेंट हो, उसका सेटलमेंट हो, तो इसको देखेगा कौन? तो एनपीसीआई जो है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटेल पेमेंट जो हम करते हैं, लेन देन, और पेमेंट करने के बाद उसके अकाउंट में वो पैसा पहुंचा कि नहीं, मतलब सेटल हुआ कि नहीं, इसकी देखरेख करता है। तो यह एक तरह से खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए अम्ब्रेला संगठन है। जो ये पेमेंट में कर रहा हूं और सेटलमेंट हो रहा है कि नहीं, इन सभी चीजों के लिए यह एक अम्ब्रेला संगठन है, मतलब इन सभी चीजों की देखरेख करता है। तो एक मजबूत भुगतान और निपटान अवसंरचना बने, इसके लिए ही इंडियन बैंक एसोसिएशन और आरबीआई ने मिलकर क्या बनाया? आरबीआई ने मिलकर एक प्रोविजंस के अंदर, प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ठीक है, इसके तहत ही एनपीसीआई की स्थापना कर दी, ठीक है। तो किसके तहत हुई? तो यह पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत हुई, पहली बात। दूसरी बात, आरबीआई और भारतीय बैंक संघ यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर जो है वह इसको बनाया है। इसका उद्देश्य है कि भाई हम भुगतान और निपटान, यानी जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो तेजी से हो और उसका सेटलमेंट तुरंत उसके अकाउंट में पहुंचे, यह भी तेजी से हो। तो भुगतान और निपटान अवसंरचना को मजबूत करने के लिए हमें इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता थी, जिसको आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर भी बना दिया है, मिलकर बनाया, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीजें हैं जिसका आपको अच्छे ढंग से ख्याल रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ही ये जो है सामने आया है। चलिए, तो उम्मीद है कि आप जो है ये समझ गए होंगे। अब जो है एक सवाल मैं आपको वैसे भी दूंगा, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। तो एनपीसीआई के बारे में क्या सत्य है?
नेशनल पेमेंट कंपनी ऑफ इंडिया है। यह नेशनल पेमेंट कंपनी ऑफ इंडिया है, मतलब इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है। दूसरा, यह रिटेल पेमेंट और निपटान के लिए अम्ब्रेला निकाय है। निपटान के लिए अम्ब्रेला निकाय है, के लिए अम्ब्रेला निकाय है। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, ए में ओनली वन, बी में टू, सी में बोथ और डी में नोटा। ठीक है, इसको आप लोग बनाना। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे ढंग से बनाओगे। क्लियर है? चलो, तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।